हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग अपने आरटीआई सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज इस आरटीआई सीरीज का वीडियो नंबर 3। इस वीडियो पे हम वीडियो नंबर 3 पे मेनली डिस्कस करेंगे पार्ट सी किसका, आपका पेपर कोड होगा 03 और हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के जनरल स्टडीज 1 के। मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो ये जीएस का पेपर क्या हो रहा है, पहला, और अगर ओवरऑल पेपर देखते हैं तो इसको बोलते हैं पेपर 3। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद पब एंड पॉलिटी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के बारे में और उसमें किस तरीके के मार्क्स बच्चों को मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं वो किसके लिए है, स्टेट सर्विसेज मेंस का जो पेपर हुआ 2021 का, उनकी कुछ कॉपीज को लेकर यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली कुछ दिन लग गए इस वीडियो को लाने पे ना, लेकिन इसके बाद के सारे वीडियोस डे बाय डे जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे इसको प्रोवाइड करने का। डे बाय डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक वीक में 2 करके बहुत जल्दी से इसको फिनिश किया जाए ताकि आपको सारे वीडियोस का एनालिसिस मिल पाए। पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि जो मेंस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो मेंस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने अलग से गाइड कर रखा है, तो उनको अभी ज़्यादा इशू नहीं होगी। बट हाँ, डेफिनेटली बेनिफिट होगा एक्चुअली में अगर उसको देखेंगे तो। अभी जो आने वाला मेंस है उसको लिखना कैसे है। नंबर 2, ऐसे लोग जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी एक छोटी सी बात देखेंगे तो क्या हुआ, एक एसआई का एग्जाम हुआ, ठीक है, और सीजीपीएससी का प्री हुआ था लास्ट फरवरी में, ठीक है। और इस फरवरी के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अब हमारा जून स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल मई हमारा 3 मंथ, और ये यहाँ पर भी लगभग वो 1 मंथ का टाइम, 10 दिन का तो टाइम था ही था। तो डेफिनेटली हम लोग अभी अपने लास्ट प्री से 3.5 मंथ्स अहेड आ चुके हैं, आगे आ चुके हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे पास केवल 8 और 8.5 महीने बचते हैं कि हम नेक्स्ट प्री की तैयारी के लिए कैसे सोचें और हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पीएससी के अटेम्प्ट को किस तरीके से प्लान करें। क्योंकि अभी भी अगर पीएससी जिसको देना है, ठीक है, बाकी एग्जाम आप दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, दैट इज गुड, वो आपके ऊपर है, बट मेरा थोड़ा सा फोकस यहाँ पर जो है वो किसके ऊपर है, पीएससी के ऊपर है। ठीक है, तो पीएससी की अगर एग्जाम जो सबसे स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम भी होता है, ठीक है, अगर आपको पीएससी पे फोकस करना है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक प्लान वे में चलना ही पड़ेगा। देखो होता क्या है, प्रीलिम्स तो आप दे दोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं वनडे एग्जाम में जो आ रहा है उसी को देख वही पढ़कर हम प्रीलिम्स तो दे देंगे, तो वेल एंड गुड आपका, ठीक है, वनडे एग्जाम और प्रीलिम्स हो जाएगा। बट अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो बिलीव मी, अगर आपने अभी से प्रिपरेशन नहीं रखोगे अगर मेंस का, तो 3 मंथ्स का जो टाइम मिलेगा मेंस का वो बहुत छोटा पीरियड होगा, उस छोटे से ड्यूरेशन में कवर नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखा है, 2 3 4 मेंस लिख रखे हैं, इंटरव्यू दे रखा है, ठीक है, तो उनका फिर भी मैनेजेबल है उनके लिए कि वो चलिए ठीक है अपना इस एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ ही साथ। पर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं और आपको लगता है कि आपको सीजीपीएससी देना है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब बनने का सपना है, तो मैं पहले बता रहा हूँ ये जो बाकी एग्जाम होंगे वो आपके उस सपने में हर्डल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन एग्जाम को नहीं देना है, आप देना चाहते हो आपके ऊपर है। बट अगर आप सीजीपीएससी को प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम बाकी आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आपको समझना पड़ेगा। और किसी भी हालत में अगर आपको नेक्स्ट मेंस देना है और नेक्स्ट मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपका एक स्ट्रेटजी रेडी होना चाहिए कि मैं आने वाले जून से लेकर नवंबर तक अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपका सेकंड प्लान बनेगा नवंबर से लेकर फरवरी तक, जहां पर आप डेफिनेटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सीजीपीएससी का प्रीलिम्स अब बच्चों वाला नहीं रहा है, वो प्रीलिम्स काफी ग्रो हो चुका है, क्वेश्चंस के लेवल काफी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स को डेफिनेटली प्रिपेयर करने के लिए 3 साढ़े 3 महीने का टाइम अलग से एक्सक्लूसिव देना होगा। और उसके बाद अगर देखेंगे आप तो फरवरी से फिर उधर मई, ठीक है, इस साल प्रॉब्लम हुई थी इसलिए जून में एग्जाम हुआ था, नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो फरवरी से मई तक का ही पीरियड है। तो ये 2 से 2.5 महीने का समय जो मिल रहा है, ठीक है, अगर 90 डेज ही हम मान ले, 90 डेज या 100 डेज मान ले, चलिए 3 महीने मान लेते हैं, तो भी ये पीरियड मेंस तैयार करने के लिए कम पड़ेगा। सो प्लीज मार्क माय वर्ड, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी रखना, मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। आपकी प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आप देने जाएंगे तो इसका मतलब सीधा है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस कुछ अलग नहीं है कि तो चीज है, ठीक है, क्वेश्चन तो वही आने हैं, सब्जेक्ट भी वही है, ठीक है, तो रेंज वही पढ़ना है, क्वेश्चन का तरीका अलग है पैटर्न पूछने का, तो क्यों ना हम उसको उतने अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना और इन चीजों को बिना किए अगर आप सिर्फ इस तरीके से चले जाएंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा।
ठीक है, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज इसलिए आ रही थी कि सर अभी हम मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स की तैयारी करें या इंटीग्रेटेड तैयारी करें, इस तरह की बातें हो रही थी, तो डेफिनेटली आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इस पूरे ड्यूरेशन में ये जो नेक्स्ट 8 मंथ का ड्यूरेशन होगा, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आप को ग्रो करने के लिए पढ़ना है। और ग्रो कब होगे, जब आप प्रॉपरली अपने आप को इसमें ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज पंकज गुप्ता, बिलासपुर आईएएस एकेडमी, जो ये इंस्टीट्यूट है, मैं इसका फाउंडर और सीईओ हूँ। ठीक है, आपको ये जो वीडियोस दिए जा रहे हैं, इसकी जो कॉपीज हैं, आरटीए कॉपीज जो है, इसका जो रिव्यू कॉपी होता है वो इस टेलीग्राम का जो यहाँ पर स्कैन कोड दिख रहा है उस पर दिया जाता है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बिलासपुर आईएएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर उसको पा सकते हैं। उसके साथ साथ ये 2 नंबर है मेरे। ठीक है, आप इन नंबरों में अपना डायरेक्टली जो भी अगर आप आरटीए कॉपी रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और उसको छोड़कर किसी भी तरीके का अदर इंक्वायरी हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप आरटीए कॉपी को छोड़कर और भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप अपने मैसेज को वहां पर टाइप कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, डेफिनेटली आपको आंसर दिया जाएगा, और क्वेश्चन उसमें किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन ओनली, केवल एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आते हैं छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है, सीजी हिस्ट्री, इस पूरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, और समझेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा गया, हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें आने वाले मेंस के लिए, जो भी जस्ट मेंस होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, आंसर कॉपी को किस तरीके से चेक कीजिए। ये क्वेश्चन था हिंदुस्तान के यात्रा विवरण में छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। व्हाट डिस्क्रिप्शन हिंदुस्तान गिव अबाउट छत्तीसगढ़ इन हिज ट्रेवल अकाउंट। ठीक है, मोस्टली आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में उनके ट्रेवल अकाउंट पे बाला अर्जुन के नाम से आप देखते हैं कि वो आए थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बाला अर्जुन का इन्फॉर्मेशन दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्टली बाला अर्जुन ना पूछकर वो क्या पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पूछ रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पर बोला कि सर हमने बाला अर्जुन के बारे में सब कुछ लिखा, 1 नंबर मिला। ठीक है, कुछ लोगों का 0.5 मिला, कुछ ने बोला कि 1.5 मिला। ठीक है, डेफिनेटली वो बाला अर्जुन के कोर्ट पे आए थे, उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था, ये तो होना ही था आंसर, पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बोला था ये भी वहां पर मेंशन करना था। ठीक है, देखो यहाँ पर उनको मिलता है 1.5 मार्क्स। अगर आप देखोगे कि आपने आंसर बोला कि मैंने बाला अर्जुन का सब कुछ बताया था और मुझे 1 नंबर मिले, इन्होंने 1 लाइन नहीं लिखा है बाला अर्जुन के बारे में, बट स्टिल जिनकी भी ये कॉपी है उनको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। क्यों? इन्होंने लिखा क्या, देखो, ही डिस्क्राइब छत्तीसगढ़ एज कियासलू, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम बताया, क्या वो बताया। ही मेंशन अबाउट द रिच कल्चर, ट्राइबल सोसाइटी एंड लिटरेचर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की इस चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन किया। छत्तीसगढ़ एज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, ये भी उन्होंने कहा कि ये क्या था, एक जनजाति और ट्राइबल लैंड था, और जहां पर जो किंग था वो किंग क्या था, एक रीजनल था, क्षेत्रीय था, जो इनके लाइन पे मिसिंग है। ठीक है ना, एंड इट इज लाइक अ हेवन, तो ये लाइन एक्चुअली उन्होंने अपने से ऐड किया है, बट ये जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टली नेचुरल ब्यूटी के बारे में उसने बताया था, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया। इसके साथ साथ आपको मेंशन और करना था, क्योंकि उनके 0.5 मार्क्स जो गए वो एक्चुअल में बाला अर्जुन के बारे में थोड़ा सा बताना था कि यहाँ पर जो किंग था वो एक रीजनल किंग था, और यहाँ पर बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था, और बुद्धिज्म के अंदर छत्तीसगढ़ में स्पेशली सिरपुर में क्या मिले थे, संगम मिले थे, वो भी उसके बुक्स में मेंशन है। तो क्वेश्चन को एक अच्छे वे में पढ़ने की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंग से गुप्त ताम्रपत्र के आधार पर राजर्षि तुल वंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर प्लेट फाउंड फ्रॉम आरंग, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द राजर्षि तुल डायनेस्टी। ठीक है, तो पहली बात तो ये किसका था, ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये थे किसके, भीमसेन 2 के थे। ठीक है, तो इन्होंने देखो डायरेक्टली लिखा, इसके जारीकर्ता भीमसेन थे, इसमें 6 राजा क्रमशः, तो वहां पर जो राजा थे उनकी जानकारी मिलती है, जिसमें से कौन था, सूरत से लेकर लास्ट में इन्होंने सभी 6 भीमसेन द्वितीय तक के बारे में बात किया। ठीक है ना, इसके साथ साथ इन्होंने और भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन कर रखा है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन में पूछा गया था इन्होंने डायरेक्टली उस चीज को लिखा है, जिसके कारण इनको मार्क्स मिला है 2 आउट ऑफ द 2। ठीक है, तो देखो जब आंसर लिखना है तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही तरीके से। ये दोनों आंसर्स काफी अच्छे तरीके से लिखे हुए थे। ठीक है, इस आंसर में जो 0.5 मार्क्स कट रहा है वो बाला अर्जुन का डिटेल नहीं देने के कारण कट रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैटर ऑफ स्वावंत भारती
ठीक है ना। सावंत भारती इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट पीरियड। ब्रिटिश नियंत्रण काल में सावंत भारती मामला क्या था, ठीक है। तो पहली बात ये क्या हुआ था, यहाँ पर उस मामले को मेंशन करना चाहिए था। इनको बस सिर्फ 1 मार्क्स मिल रहा है। तो सप्रेशन, ही वाज सप्रेस्ड बाय एग्न्यू, इनको बस पीरियड पता था। सावंत वर्सी वाज अ मिशीवियस पर्सन हु स्पेंड एनार्की ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने अपना जो भी पढ़ा था उस चीजों को लिखा, बट आपको यहाँ पर प्रॉपर सावंत भारती जो मैटर था, ठीक है ना, कि क्यों उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, व्हाई ही रिवोल्टेड, उस रिवोल्ट के रीजंस को मेंशन करना था। इसमें मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि पहली बात बताते कि सावंत भारती किस टाइम पे हुआ, उसके कारण क्या थे, ठीक है, और उसके बाद उसको सप्रेस किसने किया, उसका आउटकम क्या हुआ। तो ये 2 से 3 एंगल को यहाँ पर लिखना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इनको, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जब भी इन्होंने आंसर्स को लिखा होगा उस टाइम पे इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं था। बस उनको ये पता था कि एग्न्यू के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो डिटेल में और हाँ, आंसर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पुट इन करना जरूरी है। परलकोट के जमींदार गेनसाय या गेन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द गेन सिंह, द लैंड लॉर्ड ऑफ परलकोट? देखिए, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली परलकोट पे नहीं था, विद्रोह पे ज्यादा करके नहीं था, गेन सिंह के ऊपर भी था। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से लिख सकते थे, पर डेफिनेटली परलकोट जो विद्रोह है उसको लेते हुए गेन सिंह के बारे में बात करनी थी, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली गेन सिंह को अगर नॉर्मली देखेंगे तो इनका जो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो यहाँ डाला जा सकता था, ठीक है। जैसे इनके 0.5 मार्क्स जा रहे हैं, तो वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन क्या था कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली, है ना। इनको छत्तीसगढ़ का फर्स्ट मार्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसको यहाँ पर दिया जा सकता था, ठीक है ना। फ्रीडम मार्टर नहीं बोलते, सिर्फ मार्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पर डाला जा सकता था। 1825 में परलकोट के विद्रोह के नेतृत्व गेन सिंह ने किया था, ठीक है। गेन सिंह परलकोट जमींदारी के जमींदार थे। इन्होंने अबुझमाड़ियों का सहयोग प्राप्त था। इन्होंने दाड़वा वृक्ष की टहनी को प्राकृतिक रूप से उपयोग किया, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको आप देखोगे कि एक से अधिक विद्रोह में दिखते हैं, ठीक है ना। और बाकी कैप्टन पेबे के द्वारा गेन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सारी चीज दी गई। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने परलकोट रिवोल्ट के बारे में कम लिखा हुआ है, गेन सिंह को फोकस करते हुए लिखा। 1.5 मार्क्स मिलने का कारण था, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ पर परलकोट विद्रोह को कई लोग लिख के चले गए कि परलकोट ये था जिसमें गेन सिंह ने, उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन को काफी क्लियर पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, मेंशन द टेंपल बिल्ड बाय कलचुरी रूलर रत्नदेव III इन रतनपुर, ठीक है। तो रतनपुर में कलचुरी रूलर रत्नदेव III ने जो भी टेंपल्स बनाए हैं, ठीक है ना, केवल उसको क्या करना है, मेंशन करना था। यहाँ देखिए बोला है उल्लेख कीजिए। तो उस मंदिर के बारे में आप बताते कि पर्टिकुलर, देखो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, रत्नदेव III बिल्ड एक विराम टेंपल इन रतनपुर एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज गंगाधर राव। वो सब कुछ ठीक है। इन्होंने जो टेंपल बनाया है, जैसे कि आप लिख रहे हो एक वीरा सपोज करो, तो एक वीरा में आप डेफिनेटली बताओ कि किस भगवान के लिए हो, कौन से गॉड का टेंपल है। तो वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन पे मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, यहाँ देखते हैं, सविनय आंदोलन के द्वारा बनी समिति में किन सदस्यों को 5 पांडव कहते थे? Which member of the committee formed during the civil disobedience is called as 5 पांडव्स, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। आप छत्तीसगढ़ का अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपको 5 पांडव डेफिनेटली पता होगा। इन्होंने डायरेक्टली 5 पांडव का नाम लिखा है यहाँ पर और 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स उनको मिल रहे हैं। याद रखना, जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है पेपर 3 में, उस पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ को काफी अच्छे से पढ़े, वहां पर जितना ज्यादा हो सके उतना स्कोर करिए। 50-55 मार्क्स भी से भी ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं। तो थर्ड सेक्शन को काफी अच्छे से पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन अबाउट द वर्क ऑफ रत्नराज I द कलचुरी किंग। तो कलचुरी किंग रत्नराज वो प्रथम थे, उनके कार्यों के बारे में विवरण देना था, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या कार्य किया उसको समझाना था, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कम देते तो भी चल जाता, ठीक है। तो इन्होंने देखिए सीधा जिनकी भी आंसर है, इन्होंने ज्यादा उनके बारे में नहीं बताया कि रत्नदेव किसके बाद राजा बने, क्यों राजा बने, ये सब कुछ नहीं लिखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर में क्या कार्य था, सीधा कार्य को लिख दिया। पहले मतलब की राजधानी बनाया, दूसरे में लिख दिया महामाया मंदिर का गठन करवाया, तो माण में बाण तथा बांकेश्वर महादेव। तो इन्होंने डायरेक्टली उनके कार्यों पर ही जाकर अपने पॉइंट्स को लिखे, ठीक है ना।
बट यहाँ पर सभी चीज़ों को इसके अंदर डाला नहीं है, इसलिए 1 मार्क्स मिला। बट बहुत अच्छा आंसर का प्रयास था ये, जिन्होंने भी कॉपी है काफ़ी अच्छा आपने आंसर लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और तरीके से बदला भी जा सकता था, जैसे कि आप लिख सकते थे कि राजनीतिक रूप से क्या किया, तो वहाँ पर आप बता देते, फिर उसके बाद लिख देते कि संस्कृति के क्षेत्र में तो वहाँ पर क्या किया। साथ ही इन्होंने कुछ तालाब और क्या बनाए थे, गार्डन्स भी बनवाने का प्रयास किया था, तो वो कृषि के क्षेत्र में भी आप ले जाकर उसको डाल सकते थे, या जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो इस तरीके से इसको अलग तरीके से ब्रेक किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आंसर में इनको 1 मार्क्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनके कंटेंट कम है, बट ये आंसर लिखने का तरीका अच्छा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा उसको लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछे गए थे और एग्जाम सच में थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या, उन्होंने पूछा था कि इफेक्ट क्या है। कई लोगों के आंसर में इसमें नंबर कम मिले। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, छत्तीसगढ़ में आज सहयोग आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें, कि इसका प्रभाव क्या रहा, उस समय क्या हुआ, नहीं इसका प्रभाव क्या था। तो इन्होंने बता रहे हैं, ये प्रभाव में बताते हैं वकीलों ने वकालत की त्याग किया, ये उस समय हुआ, उसका प्रभाव नहीं कहलाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इनको 1 मार्क्स 1 मिला। उपाधि त्याग की गई, फिर यहाँ पर लिखते हैं शराबबंदी के लिए कदम उठाए गए, इनको मेन मार्क्स का मिलता है। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जबकि छत्तीसगढ़ में मूलतः शिक्षा का विस्तार। ये जो पॉइंट्स इन्होंने लिखा है ये उसके उद्देश्य थे, और उस उद्देश्यों को लिखना ठीक है, लेकिन उस उद्देश्य का क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन ये था। तो आप सीधा सीधा लिखते हैं कि इससे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो भी छत्तीसगढ़ के नेता थे उन्होंने अपने प्रयास को दिए। तो ये सारी चीज़ों को लिखना। स्वदेशी का प्रचार हुआ। ठीक है, तो वो जो था वो छत्तीसगढ़ में कैसे, उसका देखो यहाँ पर स्वदेशी का प्रचार हुआ आदि। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इन्होंने लिखा है, एक्चुअल में राष्ट्रीय पंचायत का गठन हो जिससे यहाँ के लोग कहीं ना कहीं विधि कार्य पे संलग्न हुए, तो उसके कारण इनको मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं तो इनको इस क्वेश्चन में हाफ मार्क्स भी नहीं मिलता। ये क्वेश्चन को देखने के बाद उनको लग रहा होगा कि बाकी में 2 आउट ऑफ 2 मिल गया, इसमें क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने इसको प्रभाव नहीं, आपने उस समय क्या कार्य हुआ उसके रूप में लिख दिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मुझे जहां तक लगता है कि आंसर राइटिंग को देखकर, यहाँ कॉपी चेकिंग को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में आते हैं। गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैलियोलिथिक एज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूरा पाषाण युग की जानकारी दीजिए। इनको यहाँ पर मिला है 1.5 मार्क्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है ना, स्मारकों के बारे में बताना था। तो अलग अलग कौन कौन से स्मारक थे। ठीक है ना, तो पैलियोलिथिक में हमारे यहाँ पर तो इन्होंने सीधा लिखा छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण युग के स्मारक निम्नलिखित थे। रायगढ़ जिले के महानदी घाटी, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, गिद्दा, ये सब के बारे में लिख दिया। हर एक पैलियोलिथिक से रिलेटेड नहीं। पहली बात, स्टोन एज जो पूरा पाषाण युग है उसके अलग अलग क्या है, पार्ट है। एक होता है पूरा पाषाण, एक होता है मध्य पाषाण, एक होता है नव पाषाण। इन्होंने केवल पूरा पाषाण पूछा था, और ये सारे के सारे स्थल जो लिखे हैं सारे पूरा पाषाण से संबंधित नहीं है। पहली बात उनको ये चीज समझनी थी। ठीक है, महानदी घाटी के क्षेत्र, इसके बारे में लिखना चाहिए था। सिंघनपुर की गुफा, इसके बारे में लिखना था, और इसको विस्तृत बताना था कि यहाँ पर क्या चित्रांकन किया गया और वो किस तरीके से मिले। यहाँ पर मार्क्स इसीलिए कटा है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन दोनों क्षेत्र के को भी उस आंसर में डाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्लीज जितना पूछा जा रहा है उतना लिखें। कबरा पहाड़ के जो चीजें हैं वो ज्यादा करके किसके नहीं है, पूरा पाषाण युग के नहीं, मतलब पैलियोलिथिक के नहीं है, वो मेसोलिथिक एज के, मध्य पाषाण के। सिंघनपुर आप लिखें, आपको इसलिए यहाँ पर केवल 1.5 मार्क्स मिला। महानदी घाटी क्षेत्र के बारे में बताना था कि उसमें क्या क्या चीजें थी, जो कि किसने बता रखा था, अगर देखेंगे तो लोचन प्रसाद पांडे ने जो उसके बारे में बता रखा है, तो उसको डायरेक्टली लिखना था। उसका सिंघनपुर के बारे में लिखते और सिंघनपुर में जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा विस्तृत करके वर्णित करते कि वहां पर क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो प्लीज सही बुक को थोड़ा सा प्रीफर करेंगे, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि आपसे जो पूछा नहीं गया आप वो भी लिखेंगे और आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में इनको मार्क्स नहीं मिला, और जो भी आंसर में इनको मार्क्स जिसको भी कम मिला होगा आप देखना कि आप पैलियोलिथिक से आगे चले गए होंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं थ्रो लाइट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरबपुरिया डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरबपुरी राजवंश की स्थापना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जनरली अगर देखोगे सरबपुरी वंश की स्थापना के बारे में, ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से पढ़ना होगा समग्र छत्तीसगढ़, और आपका कौन सा है, उपकार का जो किताब है, उपकार और समग्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के लिए इन दोनों बुक को आप थोड़ा सा फॉलो करें। अगर जिनको भी पता नहीं है तो ज़्यादा बेटर वे में आपका छत्तीसगढ़ का ये हो पाएगा, क्योंकि ये जो नोट यहाँ लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। सरबपुरिया डायनेस्टी स्टैब्लिश किसने किया था, सरबराज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है ना, ये कहाँ पर मेंशन है, एरन ऑफ भानुगुप्त, उसमें मेंशन किया। दे स्टैब्लिश देयर कैपिटल इन सिरपुर, सारंगढ़ एंड छत्तीसगढ़। ठीक है,
उसके बाद इट इज सेड दैट दे अराइव्ड फ्रॉम, इन्होंने देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सरबपुरी डायनेस्टी क्या, उन्होंने एकदम सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन दी कि ये लोग संबलपुर रीजन उड़ीसा से आए थे और अपनी इसको बनाए थे, ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने अपने रूल्स को स्टैब्लिश किया और कौन कौन इसके बाद आकर किया। और फाइनली लास्ट रूलर सरबपुरी दस स्टैब्लिश देयर वेरियस सिटीज इन छत्तीसगढ़, की सरबपुरी आए और अपने रूल्स को स्टैब्लिश करते साथ छत्तीसगढ़ में कैसे उन्होंने अपने को विस्तार किया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पे सरबपुरियों की जानकारी ने उनके शासन को किस तरह से विस्तार किया उसकी जानकारी थी। क्वेश्चन का जिन्होंने भी आंसर लिखा है काफी सही तरीके से, वो जो क्वेश्चन की डिमांड थी ना, जिसको मैं हमेशा शुरू से समझा रहा हूँ डिमांड, उस डिमांड पे लिखा हुआ आंसर है सरबपुरियों की जानकारी। कई लोग इसमें लिख रहे हैं सरबपुरी गजलक्ष्मी की पूजा करते थे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया यार वो। कई लोग ताला गांव के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने आंसर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं पूछा गया। क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि उनके किस तरीके से उनकी स्थापना हुई, उस पर प्रश्न था। अगला प्रश्न 4 नंबर का, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सत्याग्रह आश्रम की भूमिका बताइए। गिव द रोल ऑफ सत्याग्रह आश्रम ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। इनको यहाँ पर मिला है 2.5 मार्क्स। देखिए, जो सत्याग्रह आश्रम सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया था उसके कुछ उद्देश्य थे, और उद्देश्य क्या था कि जो भी सत्याग्रही होंगे उनको ट्रेनिंग देना है और उनको फ्री रेसिडेंशियल देना है, जहां पर वो रह सके वहां पर वो खा सके। फ्यूचर के लिए छत्तीसगढ़ में लीडर्स क्या करना, बनाना, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम था, ठीक है ना, रचनात्मक कार्य थे, उसको विस्तार करना, खादी जैसी चीजों का प्रचार करना, ये कार्य क्या थे, उसके उद्देश्य थे, जिस उद्देश्यों के लिए ये काम कर रहा था। और इस आंसर में इन्होंने जैसे कि लिखा है तो काफी कुछ उसमें थोड़े से बतौले जैसे भी चीज चले गई और पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्या कर दिया, पॉइंट वाइज लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको बताना है कि सत्याग्रह आश्रम कैसा था, क्या था, फिर उसके उद्देश्य में जाकर उसके उद्देश्यों के बारे में बात करते, फिर वहां से बताते कि उसका क्या प्रभाव रहा है, तो उसका रोल क्या था, ठीक है। तो ये 2-3 चीजों को लिखे बिना उसके रोल को समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये क्या था, थोड़ा सा बतौलेबाजी से ऐसा लगता। तो प्लीज पहले बात है कि ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए आंसर को लिखना था। यहाँ पर पूरा का पूरा जिस तरीके से इन्होंने क्या किया, 8 के 8 पॉइंट लिख दिए और उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए इनको यहाँ पर जो है कुछ मार्क्स का लॉस हुआ। इन्होंने क्या लिखा है, सत्याग्रह आश्रम 1921 में स्टैब्लिश किया गया, इसे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया। तो पहले तो ये 2 लाइन जो देखो, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखना, ठीक है, 2 लाइन तो लिखा ही हुआ है ना यहाँ पर, बस एक 1921 डेट लिखना था, वो कैसे भी लिख सकते थे। तो पहली बात तो ये दोनों लाइन का कोई यहाँ पर मीनिंग ही नहीं बनता था लिखने का। अब उस आश्रम के बारे में बताइए, उसके उद्देश्यों को सीधा लेकर आइए कि 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति को करने के लिए सत्याग्रह आश्रम को गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम के तर्ज पर बनाया। तो डायरेक्टली लिखना है कि इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द लाइन्स ऑफ सत्याग्रह आश्रम फॉर्म बाय द महात्मा गांधी बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर उसके उद्देश्यों को यहाँ पर लिखते डायरेक्टली, ठीक है। टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना को पैदा करना, फीलिंग को नहीं बोल सकते, उसमें होता है टू एम्ब्रेस द नेशनलिज्म अमंग द पीपल्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लोगों में, ये बोल सकते हैं। इट बिकम अ सेंटर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिस्ट अमंग वॉइसेस ऑफ सिटीजन, पाथ फॉर द महात्मा गांधी, खादी एंड स्वदेशी प्रोडक्ट, ये एक पॉइंट ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये क्या था, ये केवल बनाया हुआ आंसर है, सेल्फ क्रिएटेड आंसर है, और इसको इसमें ठीक है कुछ पॉइंट सही हैं, डेट सही है, इसलिए उनको 2.5 तक दे दिया गया है। बट इसमें इनिशियली अगर ये लास्ट पॉइंट जैसा है यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो पहले तो आप बताते कि सत्याग्रह आश्रम क्या है, उसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव, उसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, और ऑब्जेक्टिव के बाद वहां पर जो लोग ट्रेंड हुए उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा छत्तीसगढ़ पे। जैसे किसी में कौन थे, विशांबर पटेल थे, वो आगे चलकर लीड कर रहे हैं, तो कहाँ पर उन्होंने लीडरशिप दी, किस तरह के आंदोलनों में ये लोग अपना पार्टिसिपेशन दी, वो सारा चीज इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय ये पॉइंट लिखने के। ऐसा नहीं कि आप 8 से 10 पॉइंट लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला। आपको एक परफेक्ट आंसर लिखना होगा जो कि उस पॉइंट को समझकर ही आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ ठाकुर प्यारेलाल सिंह इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय जागरण है, राष्ट्रीय जागरण में उन्होंने क्या किया, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा, इसमें लोगों ने क्या कर दिया, मजदूर आंदोलन को लिख दिया, पूछा ही नहीं गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर पूछा ही नहीं गया है कि उन्होंने लेबर मूवमेंट चलाए थे कि नहीं, वो पूछा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या किया, नेशनल कॉन्शियसनेस बिल्डिंग के लिए क्या किया। तो इन्होंने ये जो आंसर लिखा है, इन्होंने एक अच्छा चीज लिखने का कोशिश किया था, शुरुआत अच्छा किया था कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय, डेट गलत लिख के की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो भी था, ठीक है ना।
तो पहली बात तो यहाँ पर बताना था आपको कि इन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया, तो उसमें आप पहले पॉइंट लिखते, ठीक है ना। तो पहली बात नेशनल कॉन्शियसनेस के क्या, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, राष्ट्र भावना की, वो कैसे किया उसकी अवधारणाओं को रखते। दूसरा, लोगों में को एकत्रित किया, ठीक है ना, जनमानस को एकत्रीकरण किया, मास मोबिलाइजेशन कैसे किया, वहां पर वो क्या क्या कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, लीडरशिप प्रोवाइड किया, और जो भी नेशनल लीडर थे उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या काम किया। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स के थ्रू एग्जाम्पल को लेकर आकर यहाँ पर डालना था। इन्होंने ऐसा नहीं किया, 2.5 मार्क्स मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने फैक्ट लिखे हैं वो फैक्ट सारे सही हैं। तो अटेम्प्ट के मार्क्स हैं और वो सही फैक्ट लिखने के मार्क्स इनको दिए गए हैं, पर इस क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 4 भी मिलता अगर आप इस तरह के होलिस्टिक हेडिंग के साथ अपने पॉइंट्स को रखते कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर को थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर मर्ज्ड। छत्तीसगढ़, यहाँ पूछा गया छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ, विवरण दीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। विलय कैसे हुआ, केवल ये क्वेश्चन, ये नहीं पूछा था विलय का कारण को नहीं पूछा है। देखो छत्तीसगढ़ का जो ये क्वेश्चन काफी फेमस है, जिसमें रीजंस जरूर देख लेना कौन कौन से हैं, और एक कैसे उसका विलय हुआ, ठीक है ना। तो विलय होने की प्रक्रिया को यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है, कि कौन सी यहाँ पर क्या होता है। पहली बात तो सबको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाने की बात हुई, फिर उसके बाद ईस्टर्न स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसमें रोल ऑफ क्या होगा, आपके जो मेन लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका क्या रोल था, फिर लोकल छत्तीसगढ़ के लीडर का क्या रोल था, और किस तरीके से वे लोग आपस में जाकर उसको फॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ कोशिश किया, देखिए जैसे प्रजामंडल जो है ना, उसके बारे में देखो मेंशन किया, प्रिंसली स्टेट मर्जर प्रजामंडल वाज फॉर्म, उसके लिए प्रजामंडल बनाया गया था, बहुत सही बात है। इन ऑन छत्तीसगढ़ प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ उड़ीसा फॉर्म ईस्टर्न स्टेट, देखो यहाँ पर क्या था, पूर्वी राज्यों का एक संघ बनाया गया था जो कि इसके अगेंस्ट जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सरदार जी ने इन्हें बुलाया और उसके साथ साथ किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया गया। ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 3 मार्क्स इनको मिला है, कुछ फैक्ट्स नहीं लिखने के कारण, पर उन्होंने एकदम सीधा सीधा उस पॉइंट को लिखा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। कई लोग इस प्रिंसली स्टेट के मर्जर में कुछ और ही कहानी लिख कर आ रहे हैं, सबसे पहले ये मिला, उसके बाद वो मिला, वो उस तरह का डिटेल्स इस आंसर में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो थोड़ा सा अगर वो ये डिटेल को मेंशन करते तो उससे क्या होता, वो 1 मार्क्स जो था वो मिल जाता, ठीक है। जैसे कि सबके सब यहाँ पर हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है कि खैरागढ़ शक्ति ने यहाँ पर विलय में साइन किया, तो सब ठीक है, लेकिन वो डिटेल दिया जा सकता है कि किसने कब कौन से राजा ने साइन किया, उसका एक डिटेल यहाँ पर टेबल बनाया जा सकता था। रेस्ट इस आंसर में इन्होंने जो पॉइंट लिखा है, एक्चुअल में क्वेश्चन की डिमांड ये थी। कई लोग कारण पे चले जाते हैं, कोई कुछ और ही बता रहा है, तो प्लीज देखो क्वेश्चन के डिमांड को बहुत अच्छे से समझना है। सेकेंडरी क्वेश्चन में जो फैक्ट को पुट इन कर रहे हैं वो कुछ सही फैक्ट होने चाहिए। इनको देखो मार्क्स किसने मिले, क्योंकि ये प्रजामंडल के बारे में लिख कर आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ईस्टर्न स्टेट एसोसिएशन ये बनाया गया था, पूर्वी राज्यों का संघ बनाया गया था, ठीक है, संस्थान बना गए थे, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया था, ठीक, काफी अच्छे पॉइंट थे। पर मीटिंग कब कब हेल्ड हुआ, इसमें उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, अगर वो उस चीज को लिखते तो डेफिनेटली मार्क्स मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द रूलर ऑफ नल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नलवंशी शासकों का उल्लेख कीजिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा जो शासक थे उठा के आपको सबके बारे में लिख देना था, ठीक है। इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो इन्होंने भी क्या किया, 8 में सीधा उनको 6 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा उठाया शिशुक, व्यागराज, ठीक है ना, व्यागराज, वरहाराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, पृथ्वी व्याघ्र, ठीक ना, सरहाराज, विलासतुंग, भीमसेन, नरेंद्र धवल, पूरे के पूरे राजाओं को स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने मेंशन किया। इनके मार्क्स कहां पर कटते हैं, जहां पर इनको यहां पर एक्चुअल में विलासतुंग को इनको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल करना चाहिए था, ठीक है। या तो दूसरा तरीका हो सकता था कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके बारे में और बात किया जा सकता था, ठीक है। जैसे इन्होंने भवदत्त वर्मन को काफी अच्छे समझाया, अर्थपति भट्टारक को, एक्चुअल में ये जो मिस कर गए हैं वो किसको मिस कर गए हैं, विलासतुंग को। अगर वो विलासतुंग को थोड़ा सा और डिटेल करते तो डेफिनेटली इनको 7.5 मार्क्स भी मिल सकता था, बट 6 इज अ गुड मार्क, ठीक है। एकदम से देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का था। क्वेश्चन बहुत आसान था, बेवजह का। कई लोग होते हैं कि नहीं इनके राजाओं का इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा सा लिखा जा सकता है, अगर लिखना था तो शुरुआत में एक लाइन कि राजाओं का इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जगह से मिला, ठीक है ना। उसके बाद सारे राजाओं का ही डिटेल करना था, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा था। तो ये अगेन मैंने इस बार जानबूझकर थोड़े से अच्छे बेटर आंसर्स भी लगा दिए हैं, ठीक है ना। कई लोगों को कहना है कि सर जो ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं वो वाले आंसर लगाइए तो हम सीख पाएंगे। सीखने की बात नहीं है यहाँ पर, देखो कम मार्क्स से भी आपको उतना अच्छा फीडबैक दिया जाएगा कि आप सीख पाओगे, ठीक है। पर आपकी जैसी डिमांड थी तो कुछ क्वेश्चंस मैंने वो भी लगा दिए जिसमें मार्क्स ज्यादा मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर का,
इवेल्युएट द वर्क ऑफ बिंबाजी भोसले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिंबाजी भोसले के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन करने की बात थी। कार्यों को बताना नहीं था, 4.5 मार्क्स का था। और मूल्यांकन आप कैसे करते हैं, अपने मनमर्जी का मूल्यांकन नहीं था। इनका मूल्यांकन कई लोगों ने करके दिया बिंबाजी के काम का। किन लोगों ने दिया, जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे। जब उनकी डेथ हुई थी तो कुछ विदेशी आए थे और उन्होंने बिंबाजी के भोसले के बारे में, उनके शासन के बारे में बहुत कुछ कहा था। तो पहली बात तो उनको यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहिए था। और इसके साथ साथ बिंबाजी के कार्यों के बारे में आप बताते कि उन्होंने ये कार्य किया था जिसके कारण छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास हुआ, और उसके बाद ये जो लोग आए उन्होंने उनको किस रूप में स्थापित किया छत्तीसगढ़ में। ये इस आंसर को ऐसे लिखना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, बिंबाजी के कार्यों को लिखने पे फोकस किया है, ना कि बिंबाजी का समीक्षा करने पे प्रयास किया। ठीक है, तो इनको मार्क्स मिला है 4.5। इसीलिए अगर वो समीक्षा के ऊपर जाकर बात करते कि बिंबाजी भोसले के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देते अच्छे से, है ना, उसके बाद उनके कार्यों का विवरण अच्छे से कर लेते, कार्यों का विवरण के बाद उनके कार्यों के समय क्या क्या प्रभाव हुआ उसको अच्छे से समझा देते और अंत करते, तो डेफिनेटली उनको इस क्वेश्चन में एक अच्छा मार्क्स मिलता। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अकाउंट ऑफ मेन इवेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां पर भी देखिए इनको मिलता है 4 मार्क्स। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो क्या हुए थे, प्रमुख कार्य हुए थे सविनय अवज्ञा के समय, उसके बारे में यहां पर बात करना था। ठीक है, इस आंसर में देखिए ये इन्होंने क्या किया, इनका पहली बात क्या थी, ये आंसर को उन्होंने लिखा है लेकिन यहां पर इनके पास कंटेंट नहीं थे, कंटेंट बहुत कम थे। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, इसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट और डाला जाता है। और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के, इसके लिए प्लीज आप लोग एक बार राम कुमार बिहार को जरूर पढ़ें और वहां से कंटेंट एनरिच कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे एक एक क्षेत्रों के लिए और जाएगा। इसके साथ साथ कंटेंट एनरिचमेंट और देखना है तो मातुश्री की एक बुक आती है छत्तीसगढ़ का इतिहास, उन दोनों से जाकर करेंगे। इन्होंने लिखा जरूर है, नरसिंह अग्रवाल के बाद उन्होंने गिरफ्तारियां दी, जो भी आंदोलन हुए, विद्यार्थी कांग्रेस के बारे में भी मेंशन किया है, लेकिन कंटेंट में अभी भी बोल रहा हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस में दुर्ग में जितने भी कार्य हुए थे उन कार्यों की पूरी समीक्षा नहीं की गई है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली सोर्स दे रहा हूं कि आप इस सोर्सेस से उठाएंगे और उसको लिखेंगे। और लिखना क्या था, मेजर इवेंट, जो जो कार्य हुए थे इवेंट, तो सारे इवेंट को एक एक करके आप लिस्ट डाउन करते और उसको समझाना था। ये नहीं कि केवल ये काम हुआ ये काम हुआ, इवेंट को लिखकर उन इवेंट को डायरेक्टली समझाने की भी जरूरत थी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिख दिया आंदोलन हेतु प्रेरित करना, तो प्रेरित करना ये थोड़ी नहीं, ये तो लोग आए और लोगों ने क्या किया, यहाँ तो पूछा नहीं गया, मेन इवेंट पूछा गया केवल कि प्रमुख घटनाएं कौन सी थी। तो घटनाओं को लेते और इनको बताते कि उस घटनाओं में इनका किस तरह से सहयोग क्या थी, इन्होंने किस तरह से भाग लिया था, इसलिए यहाँ पर इनके डायरेक्टली मार्क्स कटते हैं। देखिए क्वेश्चन को जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उस क्वेश्चन को पढ़ने का तो आंसर पे चाहेगा कि जो पूछा गया वो चीजें उसको दिखती जाए, नहीं तो उसको क्या दिखेगा, ये बतौले हैं, आपने कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हो तो उनको ये बतौले ही लगेंगे। जैसे इन्होंने विद्यार्थी कांग्रेस लिखा, उनको डेफिनेटली विद्यार्थी कांग्रेस पे मार्क्स मिल रहे हैं, उनको इस लाइन पे मार्क्स ही नहीं मिल रहा, जो उनका सबसे पहला लाइन है वही गलत है, वो लिखना वहां पर नहीं चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में सामाजिक पुनर्जागरण में गुरु घासीदास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द गुरु घासीदास इन द सोशल रेनेसांस इन छत्तीसगढ़। ठीक है ना, और 1910 में बस्तर विद्रोह के बारे में आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द बस्तर रिवोल्ट ऑफ 1910। ये क्या था, आपका भूमकाल था। ठीक है, देखो क्वेश्चन 15 नंबर में भूमकाल आ रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ विस्तृत किताब पढ़ें, राम कुमार बिहार में इसको एकदम डिटेल में डील किया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इन्होंने गुरु घासीदास को चुना, उनको मिला 7.5 मार्क्स। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, डायरेक्टली छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनको पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन था कि सामाजिक पुनर्जागरण सोशल रेनेसांस में क्या किया। ठीक है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नहीं, सामाजिक पुनर्जागरण में क्या किया। ठीक है, इन्होंने एक चीज यहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए था कि गुरु घासीदास का जो पीरियड था 1800 से 1900 के इनिशियल्स में था यहाँ पर, और इस समय में उन्होंने क्या क्या काम किया वो चीज इनके शुरुआत में मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन किस में, यही चीज अगर आपके पेपर 6 में पूछता आप नहीं लिखते चल जाता, लेकिन इतिहास में पूछा है, आपको बताना था कि इस समय छत्तीसगढ़ में इन्होंने पुनर्जागरण पे कार्य किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये बोलते हैं कि कॉल फॉर इक्वालिटी, लोगों में मन के एक समान की अवधारणा दी। ठीक है ना, अल्कोहल को बैन करने बोला, महिलाओं के लिए कार्य किया, शिक्षा का विस्तार किया, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इनके सही हैं। ठीक है, बट अगेन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इन्होंने बात नहीं, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, ये नहीं बताने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इल प्रैक्टिसेस चल रहे थे।
ये उन्होंने इस चीज को बोला तो छत्तीसगढ़ में उसका कैसा प्रचार किया गया और ऐसे छत्तीसगढ़ में क्या समस्याएं थी जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको बोला था। ये दोनों चीज को यहाँ पर मेंशन करते हुए लिखना था, तब इस क्वेश्चन में आपको 9 और 10 मार्क्स तक आप पहुंच पाते, नहीं तो आप 7.5 एक अच्छा मार्क्स दिया गया है, कोई गलत मार्क्स नहीं दिया गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं प्रमोटेड एजुकेशन, अच्छा उस पॉइंट को शायद यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। ठीक है ना, प्रमोटेड एजुकेशन, अनटचेबिलिटी रिमूवल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है इनका कि किस तरीके से इन्होंने अध्यात्म को परस्पर विकास किया। पर अगेन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उनके योगदानों को समीक्षा भी करना था कि उन्होंने क्या किया, साथ में इनके योगदान का समीक्षा करना था, प्रभाव आपको बताना चाहिए था। अगर आप इस प्रभाव तक इसको लेकर जाते डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता। ठीक है, एक और आंसर देखते हैं जो भूमकाल पे लिखा गया। यहाँ पर इनको 7 मार्क्स मिले हैं भूमकाल पे। ये बताते हैं कि गुंडाधुर जी के नेतृत्व में और किसके साथ में इसको चालू किया था। ठीक है ना, तो प्रशासनिक कारण क्या थे, इन्होंने राजनीतिक कारणों का विवरण किया। कारणों के विवरण के बाद ये कि रुद्र प्रताप जी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके परिणामों की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर जो इन्होंने गलत किया, या गलत किया नहीं बोल सकते, कि एक चीज जो इनसे मिस हुआ, जब भी कोई आंदोलन है, मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूँ, कंटेंट पे आप काम करिए। सभी कंटेंट के लिए कहाँ से लिखना, मैं इसको रीड नहीं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि पता है कि यहाँ पर जो लिखा है वो डेफिनेटली किताबों में मिलेगा, लेकिन कंटेंट पे क्या काम करना है समझिए। अगर रिवोल्ट को आप तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहली बात तो रिवोल्ट, उसके कारण क्या क्या थे। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप, नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो इनके उसमें मिसिंग है वो क्या, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ रिवोल्ट, मतलब आंदोलन किस रूप में चल रहा था, आंदोलन कैसा था, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, क्या क्या हुआ उस आंदोलन में, उन चरणों के बारे में, आंदोलन के जो चरण है वो इनके आंसर में मिसिंग है। स्टेजेस, इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये स्टेज होंगे जो सबसे ज्यादा लिखा जाएगा कि वहां पर एक्चुअल में क्या हो। इन्होंने उस चीज को कम फोकस किया, बस बता दिया कि क्या क्या कार्य हुए, पर इस आंदोलन के कोर्सेस के बारे में बात नहीं किया। कोर्सेस के बारे में इसके बाद इसका रिजल्ट बताओगे कि परिणाम क्या हुआ, और परिणाम के बाद जरूर इसका इम्पैक्ट एनालिसिस जरूर करोगे कि इसका प्रभाव क्या रहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसका प्रभाव क्या रहा। तो अगर ये पॉइंट होते, कारण, लीडरशिप, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को अगर लिखकर यहाँ पर किया गया होता, डेफिनेटली आपको मार्क्स ज्यादा मिलते। इसमें से इन्होंने रीजन पे फोकस किया, थोड़ा सा लीडरशिप पे बात किया है, और उसके बाद सीधा परिणाम पे चले गए। ठीक है, तो इसमें से 3 से 4 पॉइंट इनके मिस है और 3 पॉइंट इन्होंने लिखा है, इसलिए इनके मार्क्स यहाँ पर घटते हैं। ठीक है, होप ये आरटीआई वीडियो आप लोगों को मदद कर रहा होगा अपने आंसर्स को सुधारने में। जो भी आंसर्स लिखे हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनके आंसर्स कॉपी को देखने में आपको एक अच्छे से बेनिफिट मिल रहा होगा, और इससे आप अपने आप को बेटर वे में नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार और सूचित करना चाहूंगा कि 5 जून को मेरे द्वारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी इसमें जुड़कर अपने आंसर्स को बेटर से बेटर वे में ले सकते हैं। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, तो प्लीज 5 जून से पहले इसके लिए रजिस्टर करा लेंगे, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं और जितने लोगों को हम सर्व कर पाएंगे हम उतने लोगों का ही एडमिशन लेते हैं। ये हमारी पॉलिसी, हम बिल्कुल भर के नहीं लेते, क्योंकि बाद में हमें पता है कि वर्कलोड बढ़ जाने के बाद कहीं ना कहीं कंटेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो हम बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं होते। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फ्रॉम टीम BIA। थैंक यू।